आज हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल का अध्ययन करेंगे। केमिकल कंट्रोल जब पेस्ट का किया जाता है तो ये इस प्रकार की युक्ति है या उपाय है जिसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक और सिंथेटिक यानी संश्लेषित रसायनों का उपयोग करके जो पेस्ट हैं उनको समाप्त किया जाता है, उनको प्रतिकर्षित किया जाता है, रिपेल किया जाता है और अट्रैक्ट किया जाता है यानी आकर्षित करके फिर उनको समाप्त कर दिया जाता है। केमिकल पेस्ट कंट्रोल में कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड के रूप में या पेस्टिसाइड के रूप में सिर्फ एक रसायन हो सकता है या रसायनों का मिक्सचर हो सकता है। पेस्टिसाइड कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हर्ब्स को नष्ट करने वाले हर्बिसाइड्स, रोडेंट्स को नष्ट करने वाले रोडेंटिसाइड्स, फंगस को कंट्रोल करने वाले फंजीसाइड्स और इसी में इंसेक्ट को नष्ट करने वाले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। हम यह इंसेक्टिसाइड को स्टडी करेंगे और ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इसमें वो सभी रसायन आएंगे जो प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से तैयार किए जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेचुरली ये बायो इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं और हम इनको प्लांट एक्सट्रैक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे नीम से, क्रिसेंथेमम से, गुलदाउदी जिसको कहा जाता है, उसके अलावा रोटेनॉन है। तो ये सब पौधों के सत्व हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में। इसके अलावा फेरोमोन्स, फूड ल्यूर्स, ओविपोजिशन ल्यूर्स, रिपेलेंट्स, एंटीफिडेंट्स, ये सब भी वो रसायन हैं जो केमिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ किए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल को करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इंसेक्ट पेस्ट का 1939 में इन 1939 यूरोप में पॉल मुलर ने डीडीटी को डिस्कवर किया, डीडीटी की खोज की और ये एक रिवॉल्यूशन था इंसेक्ट पेस्ट के यूज़, उसके डेवलपमेंट और उसके एप्लीकेशन में। जब एक शुरुआत हुई सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करने की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लगभग 90% से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक वैरायटी के इंसेक्टिसाइड्स हैं और जिनका स्टार्ट अभी जैसे हमने देखा डीडीटी से शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स के गुण कैसे होने चाहिए, या हम ये देखें कि एक बेहतर इंसेक्टिसाइड जो हम फील्ड में यूज़ करना चाहते हैं उसमें हम क्या क्या लक्षण देखना चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड साबित हो फील्ड में। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट of modern synthetic insecticides, the only aim was to evolve more effective insecticides. स्टार्टिंग में जब खोज शुरू हुई इंसेक्टिसाइड्स की, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की, तो एकमात्र लक्ष्य ये था कि जो पेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट डाले, इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स की हम खोज करें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ी, उसको सुरक्षित रखने के प्रति लोगों का नज़रिया बदला कि एनवायरनमेंट को सेफ रखना ज़रूरी है। तो और दूसरा ये हुआ कि धीरे धीरे हमने ये भी देखा कि इंसेक्ट्स में केमिकल के लिए रेजिस्टेंस डेवलप, प्रतिरोधक क्षमता पैदा होना शुरू हो गई और उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का जो पहले से खोजे जा चुके थे उनका असर होना कम हो गया। जैसे अब हम जनरली सुनते हैं कि मच्छर के ऊपर डीडीटी का असर नहीं होता, मक्खी के ऊपर डीडीटी का असर नहीं होता। तो ये सब इसलिए हुआ कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेन में जो स्पीसीज वहाँ था उसमें एक उस रसायन के लिए जो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने आई जो डायरेक्शनल पहले खोज थी केमिकल पेस्टिसाइड्स की कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट को ख़त्म करने वाले, मारक क्षमता रखने वाले जो केमिकल्स हैं उनको डिस्कवर करना है। तो अब हमारा टारगेट
थोड़ा चेंज हुआ और हम दूसरी चीज़ों को भी उसमें शामिल किया कि हमें एनवायरनमेंट को भी सेफ़ रखना है और हमें इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना है जिनके लिए कम से कम रेजिस्टेंस डेवलप हो इंसेक्ट्स में। तो ये जब सारी चीज़ें आई तो इंसेक्टिसाइड का खोज करना कहीं ज़्यादा मुश्किल हुआ पहले से, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर खरा उतरना और फिर उनको खोजना, फील्ड में लाना, ये कहीं ज़्यादा पहले से मुश्किल काम था। तो वो सारे के सारे डिज़ायर्ड क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो सब एक इंसेक्टिसाइड में जो होने चाहिए वो हैं नंबर 1, इट शुड बी सेफ टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म बट बी हाईली एफिशिएंट टू किल द टारगेट इंसेक्ट्स। कि ये जो टारगेट इंसेक्ट है या पेस्ट जिसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं फील्ड में, उसकी जो किलिंग एफिशिएंसी है वो तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म वहाँ हैं, वहाँ बर्ड्स हो सकते हैं जो उनको फीडिंग के लिए ले रहे हों, और बटरफ्लाइज और मतलब दूसरे स्पीसीज़ के इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट कम से कम हो और जो टारगेट इंसेक्ट है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा, इट शुड नॉट बी फाइटोटॉक्सिस नॉर शुड इट impairs द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड कॉज डैमेज टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो बीज के जर्मिनेशन में इसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इससे फ्रूट्स और फ्लावर्स इससे ख़राब ना हो, और कम से कम ये फाइटोटॉक्सिस हो, ये हमें देखना है। कोई भी जो अच्छा इंसेक्टिसाइड है उसमें ये लक्षण होना चाहिए। थर्ड, इट शुड नॉट इम्पार्ट ऑफ फ्लेवर टू फूड मटेरियल। जो खाने, ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हम सुरक्षित रखना चाहते हैं वो सब चीज़ें कौन है, वो सब चीज़ें जो हमारे द्वारा या फिर हमारे जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा फूड के रूप में लिए जाने हैं, तो उनकी क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए उससे। नंबर 4, इट शुड किल द टारगेट इंसेक्ट वेरी क्विकली। जो टारगेट इंसेक्ट है उसको समाप्त करने में ज़्यादा ड्यूरेशन, ज़्यादा वक्त नहीं लगे, क्योंकि जितना टाइम निकलता है उसको किल करने में उतना ज़्यादा नुकसान होता है क्रॉप को, तो ये जल्दी से जल्दी उस टारगेट इंसेक्ट को किल करे। नेक्स्ट, it should be persistence in toxicity, that is it should maintain lethal action for a longer period। मतलब जल्दी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए इसको कि ये तेज़ी से अपघटित हो जाए, तो फील्ड में इसका जो असर है वो काफ़ी कम समय रहेगा, तो हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लंबे टाइम तक पेस्ट के कंट्रोल करने में ये इफ़ेक्टिव रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, हमें इकोनॉमिक लॉसेस कम होते हैं, बार बार हमें खर्चा नहीं करना होता इसके लिए। तो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड वो है जो लंबे समय तक फील्ड में उसी केमिकल स्वरूप में बना रहे, उसी रासायनिक स्वरूप में बना रहे जिसके लिए उसको उपयोग में लाया जा रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी वैसी ही बनी रहे, वो कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी क्विकली डिग्रेडेबल इफ़ परसिस्टेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर नहीं है ज़रूरत फील्ड में तो उसको मतलब आवश्यकता अनुसार उसको वहाँ रहना चाहिए। जैसे सीज़नल है तो सीज़नल पेस्ट के लिए अगर हम यूज़ में ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि जितना वो सीज़न में उस क्रॉप के लिए हमें चाहिए उतने टाइम ही वो रहे वहाँ, उसके बाद में वो डिग्रेड हो जाए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम सीज़नल पेस्ट के लिए उसको काम में ले रहे हैं और हम ईयरली पेस्ट के लिए उसको काम में ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो अपघटन है वो होना चाहिए केमिकल का। ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड को। इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग लॉन्गर स्टोरेज। अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ तो उसको डिग्रेड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टोरेज में हम उसको लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, बार बार रिपीटेडली। इट शुड बी चीपर एंड विद इन द रीच ऑफ पुअर फार्मर्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो वो डिग्रेड ना हो, दूसरा वो चीप हो, वो सस्ता हो, जिससे जो नॉर्मल जो एवरेज फार्मर्स हैं उनकी पहुंच उस तक रहे, वो उसे ख़रीद सकें, यूज़ कर सकें और हमारा पर्पज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में
पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो क्लासिफिकेशन जो इंसेक्टिसाइड का है ये हम अलग अलग आधार पर करते हैं। इंसेक्टिसाइड में बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट, डेवलपमेंटल स्टेजेस किल्ड। किस स्टेज को नष्ट किया जा रहा है इंसेक्टिसाइड के द्वारा, उसके आधार पर हम इनको अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जैसे ओविसाइड्स, जो एग्स हैं उनको अगर नष्ट किया जा रहा है तो हम उनको बोलते हैं ओविसाइड्स। लार्विसाइड, अगर लार्वा का स्टेज को नष्ट किया जा रहा है तो लार्विसाइड्स। और अगर एडल्ट को नष्ट किया जा रहा है तो हम उनको कहते हैं एडल्टिसाइड्स। सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन है, जो एंट्री है, एंट्रेंस इंसेक्ट के बॉडी में कहाँ से हो रहा है किसी भी इंसेक्टिसाइड या टॉक्सिकेंट का, उसके आधार पर हम इनको कहते हैं स्टमक पॉइजन्स, कॉन्टैक्ट पॉइजन्स और फ्यूमिगेंट्स। जो स्टमक पॉइजन्स हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में गट के द्वारा, क्योंकि जो ईटिंग है, बाय ईटिंग हम जो इंसेक्ट है उसको बाय ईटिंग ले रहा है बॉडी के अंदर। अब ये कैसे कह सकता है, या तो जो सरफेस है प्लांट की उसके ऊपर जहाँ उसको डस्टिंग करी गई है या स्प्रे किया गया है, तो उन लीव्स को, उन ब्रांचेस को जब वो फूड के रूप में लेगा तो उसके गट में वो चला जाएगा, उसके वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। दूसरा हो सकता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो उस सरफेस की टच में जाते हैं और वो उनको माउथ पार्ट से साफ़ करते हैं, जैसे एंटीना हैं, टारसाई हैं, लेग्स हैं, तो उससे भी फिर वो उसके गट में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब कोई भी इंसेक्टिसाइड उसके माउथ पार्ट से उसके गट में एंटर करता है तो हम इसको कहते हैं वो स्टमक पॉइजन्स हैं। लेकिन एक अभी जो रिसेंटली हम देखते हैं कि जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स है वो बहुत ख़तरनाक माने जाते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो और दूसरे मेटाबॉलिक डैमेज जो ह्यूमंस में और पेट एनिमल्स में उनके होते हैं, वो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो उनके कारण होते हैं, वो कहीं ज़्यादा घातक है। और ये देखा गया है कि जो स्टमक पॉइजन्स हैं ये ज़्यादातर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर प्लांट्स से एनिमल्स में जाते हैं, और एनिमल्स से भी फिर उनकी जनरेशन्स में, जैसे कई बार हमने देखा है न्यूज़पेपर में, और कि जो मदर मिल्क है उसमें भी कई इंसेक्टिसाइड्स को पाया गया, जो बच्चा फीडिंग कर रहा है वो उसकी बॉडी में भी इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो सिस्टमिक पॉइजन्स जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा घातक होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इनको यूज़ न किया जाए। दूसरे हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन्स। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स की जो एंट्रेंस है बॉडी में वो होती है थ्रू क्यूटिकल। तो अब क्यूटिकल के थ्रू होती है तो हम ये देखते हैं कि जो इसका इंसेक्ट का जो इंटेग्यूमेंट है, उसका जो अपर कवर है, कोट है, उसमें पेनिट्रेशन जो है इंसेक्टिसाइड का वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। दूसरा, जो वो पेनिट्रेट करेगा उसके इंटेग्यूमेंट से, फिर वो उसके टिश्यू में जाएगा और फिर वो जो उसका बॉडी फ्लूइड है उसके द्वारा उस टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। तो उसको उतने टाइम तक डिग्रेड नहीं होना चाहिए जब तक वो उसके टारगेट ऑर्गन तक जाए और इफ़ेक्ट डाल सके, उसका प्रभाव हो और इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए समय मिल सके, इंसेक्ट को नष्ट किया जा सके और मैनेजमेंट सक्सेसफुली रहे। ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स हैं वो उनमें एक और भी चीज़ है कि वो इंटेग्यूमेंट के द्वारा या कहीं के क्यूटिकल के द्वारा तो उनका एंट्रेंस होता ही है, इसके अलावा जो ओरल रूट है उसके द्वारा भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स बॉडी में एंटर करते हैं, और ये दोनों तरीके से जब एंट्रेंस होता है तो वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली स्टमक पॉइजन के। और कॉन्टैक्ट पॉइजन क्योंकि बॉडी की जो सरफेस है, पूरा सरफेस है इंसेक्ट का,
वो उस प्लांट में जहाँ भी स्प्रे किया गया उसके कहीं ना कहीं टच में आते ही हैं, तो इसके कारण उनके इफ़ेक्ट डालने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है और उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। फिर आते हैं फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स ज़्यादातर गैसेस हैं, तो गैसेस हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो ज्वलनशील नहीं हो, और ये ट्रैकियल सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इंसेक्ट का, उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसमें स्पाइरेकल्स जो हैं, श्वसन रंध्र जो होते हैं बॉडी के ऊपर इंसेक्ट्स के, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो रेस्पिरेटरी कैनाल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उसके कारण फिर इंसेक्ट्स जो है उनको समाप्त किया जा सकता है, वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम आते हैं केमिकल नेचर के आधार पर। जैसे अभी हमने देखा कि किस स्टेज को नष्ट करते हैं उसके आधार पर हमने देखा। फिर एंट्री बॉडी में क्या है, एंट्री रूट क्या है बॉडी में इंसेक्ट के केमिकल्स का, उसके आधार पर हम उनको कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल नेचर के आधार पर हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो केमिकल नेचर के आधार पर, रासायनिक लक्षणों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। थैंक यू।